हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल JIV and CIV मेड सिंपल। सो इन दिस वीडियो हम लोग AVM के मॉड्यूल सी के टॉप 100 MCQs को डिस्कशन करेंगे। तो जो भी MCQs आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं सभी के सभी आपके मॉड्यूल सी में जितने भी यूनिट्स हैं सभी यूनिट से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो आप ट्राई कीजिए पहले खुद से सॉल्व करने का MCQs को, फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो RBI का जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड है उसका गाइडलाइन कहता है कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज। तो सवाल है कि एज पर RBI गाइडलाइन द प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड, ये कीवर्ड है, ऑफ असेसमेंट शुड बी अप्लाइड फॉर वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ अप टू डैश इन द केस ऑफ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज। तो ये बताना है कि क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हैं आप, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। मतलब कि जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड होता है असेसमेंट का, आपको पता होगा ये एक असेसमेंट का तरीका होता है। इसको हमको MSE के केस में यानी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के केस में किस लिमिट तक अप्लाई करना है। चलिए तो देखिए RBI का जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड है इसका गाइडलाइन ये कहता है कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में MSE बोलते हैं, तो MSEs के लिए वर्किंग कैपिटल लिमिट एसेस करने वक्त टर्नओवर के बेसिस पर 20% को कंसिडर किया जाता है। और यह मेथड तब एप्लीकेबल होता है जब लिमिट 5 करोड़ तक का हो, ठीक है। 5 करोड़ तक का लिमिट है। जैसे मान लीजिए कि एक MSE का प्रोजेक्टेड टर्नओवर है 25 करोड़, मान लीजिए किसी का प्रोजेक्टेड टर्नओवर है 25 करोड़, ठीक है। तो 20% के हिसाब से वर्किंग कैपिटल जो है 5 करोड़ तक हो सकता है, ठीक है। तो आप 20% निकालिए इसका, तो 5 करोड़ तक होगा, समझे। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है, देखिए ये तो टर्नओवर है, ये 25 करोड़ जो है वो टर्नओवर है। जो वर्किंग कैपिटल मिल सकता है इसको, जो लिमिट मिल सकता है वो 20% के हिसाब से 5 करोड़ तक का मिल सकता है। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? पहला कह रहा है 1 करोड़, तो 1 करोड़ और 2 करोड़ पुरानी गाइडलाइन में होते थे, लेकिन अब लिमिट 5 करोड़ है और 10 करोड़ भी नहीं होगा, ठीक है। मीडियम इंटरप्राइज के लिए हो सकता है, MSE के लिए नहीं। यहाँ पे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज की बात हो रही है। चलिए अब हम लोग आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन न्यू एडवांस टू अ मीडियम इंटरप्राइज इज लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो हम नए एडवांस दिए जाते हैं मीडियम इंटरप्राइज को, उनमें जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है वो किससे लिंक होता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, बेस रेट, EBLR, PLR, MCLR। बताइए क्या सही जवाब है। देखिए RBI के नए गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी फ्लोटिंग रेट लोन हैं, जैसे मीडियम इंटरप्राइज के नए एडवांस हो गए, वो सब EBLR से लिंक होंगे, ठीक है। EBLR का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट, ठीक है। तो जो रेपो रेट या ट्रेजरी यील्ड जैसे एक्सटर्नल फैक्टर से डिसाइड होता है। तो मान लीजिए कि रेपो रेट है 6.5%, ये मान लीजिए हमारा रेपो है, ठीक है। और मान लीजिए कि बैंक का स्प्रेड है 2.5%, ये क्या है? हमारा स्प्रेड है, राइट, मार्जिन जिसको बोलते हैं। तो इस केस में जो है हमारा EBLR जो होगा वो कैसे निकलेगा? वो 6.5 + 2.5 यानी कि लगभग 9% आएगा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन क्यों गलत है वो भी देख लीजिए। देखिए बेस रेट जो था ना वो पुराने लोन के लिए होता है। जहाँ तक PLR की बात है, प्राइम लैंडिंग रेट बोलते हैं, ये प्राइवेट बैंक और NBFC में यूज होता है, अब आउटडेटेड हो गया है ये। और MCLR की बात करें तो MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ये फिक्स रेट लोन के लिए होता है। यहाँ पे एक की पॉइंट लिखा गया है फ्लोटिंग रेट लोन। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, यानी फॉरेन बैंक जो इंडिया में काम करते हैं उनके लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट होता है। आपको पता होगा वो कितना होता है? 20%, 32%, 40% या 18%। तो देखिए यह टारगेट 40% होता है किसका? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, ANBC का, राइट। इसका मतलब है कि हर फॉरेन बैंक अपनी क्रेडिट का 40% जो है एग्रीकल्चर, MSE और वीकर सेक्शन जैसे प्रायोरिटी एरिया में देना जरूरी है। तो अगर एक फॉरेन बैंक का ANBC मान लीजिए कि 100 करोड़ है, ठीक है, तो उसका 40 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में देना जरूरी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर C हमारा सही जवाब होगा, 40%। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अभी तक हमने जो 3 MCQ डिस्कस किए उसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि MSE के लिए जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड होता है वो 5 करोड़ तक के लिए होता है। फिर हमने देखा कि मीडियम इंटरप्राइज के लिए जो नए फ्लोटिंग लोन होते हैं वो अब EBLR से लिंक्ड होते हैं। और फिर हमने देखा कि फॉरेन बैंक के लिए PSL टारगेट जो है 40% का है। अब उसके बाद जो अगला सवाल है वो RBI गाइडलाइन से रिगार्डिंग है। आपसे पूछा जा रहा है कि RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एसेट को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए RBI के गाइडलाइन के मुताबिक बैंक अपने एसेट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है हमारा डाउटफुल एसेट, एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? जो अकाउंट टाइम पर रिपेमेंट कर रहे हैं। नॉन स्टैंडर्ड कुछ होता नहीं है। सब स्टैंडर्ड क्या होता है? सब स्टैंडर्ड मतलब कि जो NPA बन चुके हैं लेकिन 12 महीना के अंदर हैं,
मतलब एनपीए हो चुका है लेकिन 12 मंथ के अंदर है अभी वो। और फिर क्या है डाउटफुल में क्या होता है कि 12 महीना से ज़्यादा एनपीए है और रिकवरी यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है, समझे। इसमें भी D1 D2 D3 अलग अलग कैटेगरी होता है। तो ये 3 कैटेगरी आपको बताना चाहिए और सबका टाइम पीरियड ही बताना चाहिए, सब स्टैंडर्ड कब तक है। फिर इसमें भी सब स्टैंडर्ड में आपको पता होगा SMA 0, SMA 1, SMA 2, SMA 3 सब स्टैंडर्ड के अंदर पार्ट होता है। 0, 1, 2 होता है, ठीक है। 0, 1, 2 0, 1, 2 कब होगा, पहला 30 दिन, उसके बाद 31 से 60 दिन, 61 से लेकर 90 दिन, ठीक है। तो ये 0, 1, 2 के बेसिस पे डिसाइड होता है, सब स्टैंडर्ड का कैटेगरी होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यदि सब स्टैंडर्ड 12 महीना तक सब स्टैंडर्ड कहलाता है एनपी होने के बाद, और उसके बाद जो है हमारा डाउटफुल में चला जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार व्हाट इज़ अ प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। व्हेन इज़ अ प्रोविजन, व्हाट नहीं, व्हेन, कब प्रोविजन रिक्वायर्ड होता है स्टैंडर्ड एसेट के लिए। तो पहला कह रहा है कि ओनली इफ द अकाउंट इज रीस्ट्रक्चर्ड। तो देखिए ऑप्शन बी कह रहा है ऑलवेज इरेस्पेक्टिव ऑफ अकाउंट स्टेटस, सी नेवर अंडर एनी सर्कमस्टांस, डी कह रहा है ओनली इफ द अकाउंट इज ओवर ड्यू। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो टाइम पर रिपेमेंट करते हैं, नॉर्मली इनके लिए प्रोविजन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर एक अकाउंट रिस्ट्रक्चर किया जाए, ठीक है। अब रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि रिपेमेंट टर्म्स बदल गया हो, ठीक है। जो रिपेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसमें कुछ चेंज आया हो, तो प्रोविज़न मैंडेटरी होता है एज पर आरबीआई। तो अगर एक बोरोवर का रिपेमेंट 1 लाख पर मंथ से लेकर 50,000 पर मंथ किया गया है तो इस केस में प्रोविजनिंग लगेगा। फिर बी कह रहा है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑलवेज इरेस्पेक्टिव ऑफ अकाउंट स्टेटस, तो प्रोविजनिंग हर केस में नहीं लगता, सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग के केस में लगता है, नेवर तो होगा नहीं। और ओनली द अकाउंट इज ओवरड्यू, ओवरड्यू में तो करना ही करना है, हमें एनपीए के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एसेट पे नहीं, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 नंबर सही है। अब देखिए सवाल है कि MSMED एक्ट 2006 के अंदर स्मॉल इंटरप्राइज को कैसे डिफाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का लिमिट क्या होता है स्मॉल इंटरप्राइज के लिए, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़। ये तो आप याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए MSMED एक्ट के हिसाब से ना मैं आपको समझा देता हूँ। एक में जब भी मैं समझाता हूँ ना, एक में चार्ट एक लाइन लीनियर फॉर्म में समझाता हूँ। तो देखिए माइक्रो इंटरप्राइज के लिए क्या है, तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट का लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं टर्नओवर का लेता हूँ। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टर्नओवर आ जाएगा। आप एक बस याद रखिए, एक यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, स्मॉल इंटरप्राइज के लिए 10 लिख दीजिए, और उसके बाद क्या लिख दीजिए यहाँ पे 50 लिख दीजिए, 1, 10, 50। इसको 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसको 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो एक आपको याद रहे, तो ये जो होता है ना 1 से लेके ये बिलो 1 और 5 तक, तो ये होता है हमारा किसके लिए, ये होता है हमारा माइक्रो के लिए, ठीक है। फिर 1 से लेके 10 इन्वेस्टमेंट और 5 से लेके 50 टर्नओवर, ये किसके लिए होता है, स्मॉल। और 10 से 50 और 50 से 250 ये किसके लिए होता है, स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो याद रहेगा ना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक टाइमलाइन बनाइए, पहले लिख दीजिए 1, उसके बाद लिख दीजिए कितना, बताइए क्या लिखेगा, उसके बाद लीजिए 10 और उसके बाद लीजिए 50, ठीक है। इसको 5 से गुना कीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए, तो ये टर्नओवर वाला बन जाएगा। टर्नओवर कितना हो जाएगा, 5 करोड़, 50 करोड़ और ये 250 करोड़। तो 1 और 5 ये जो है हमारा माइक्रो में रहेगा, और 1 से 10 और 5 से 10, 5 से 50 ये स्मॉल में रहेगा, और 10 से 50 और 50 से 250 जो है हमारा मीडियम में रहेगा। तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि स्मॉल इंटरप्राइज कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्मॉल इंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम होता है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है। सॉरी स्मॉल इंटरप्राइज का जो टर्नओवर होता है वो 5 से 50 के बीच में होता है और इन्वेस्टमेंट 1 से 10 के बीच में होता है। तो 10 करोड़ 50 करोड़, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कभी भी दिक्कत नहीं होगा इसको याद रखने में, आपको बहुत आसान चीज़ें मैं समझा दिया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको यदि इस तरह के कंटेंट की PDF की रिक्वायरमेंट है तो हमारे कैप्सूल कोर्स का आप हेल्प ले सकते हैं। कैप्सूल कोर्स में दोस्तों आपको हर एक वो चीज़ मिलता है जिसके माध्यम से आप यदि अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कैसे इतना बड़ा भास्ट पेपर निकलेगा, तो आपको वो कॉन्फिडेंट ला देगा। उस पेपर के कंटेंट को यदि आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हर एक वो चीज़ डाला गया है। फॉर्मूला PDF, आपको व्हाट टू स्टडी PDF मिलता है, आपको इस प्रकार के MCQs के PDF मिलते हैं। यदि आप उसको गो थ्रू होते हैं ना, यू विल फील कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर बैंक क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है कि मैंडेटरी है, लीगली बाइंडिंग है। बी कह रहा है कि ऑप्शनल है और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कंपलसरी है, केवल पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कंपलसरी है। और डी कह रहा है कि पेनल्टीज़ के द्वारा इन्फोर्स होता है RBI के द्वारा। देखिए सही जवाब है फेयर प्रैक्टिस कोड एक वॉलेंट्री गाइडलाइन है। कैसा गाइडलाइन है?
वॉलंटरी गाइडलाइन है जो कस्टमर डीलिंग को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए है। यह कोड हर बैंक के लिए रिकमेंडेड है लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? तो देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है मैंडेटरी, पहला जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हो क्या कर रहा है, मैंडेटरी है और लीगली बाइंडिंग नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट बैंक के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। और तीसरा पॉइंट है कि आरबीआई जो है, आरबीआई इसके लिए पेनल्टी नहीं लगाता, यह सिर्फ गाइडेंस के लिए है। तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन अभी देखे, उसमें क्या क्या हमने सीखा? हमने ये सीखा कि एसेट के क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डॉटफुल एसेट होते हैं। फिर हमने देखा कि स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजनिंग रिस्ट्रक्चरिंग के केस में प्रोविजनिंग लगता है। एमएसएमई एक्ट में मैंने आपको बताया कि स्मॉल एंटरप्राइज का जो लिमिट होता है वो 1 से 10 करोड़ और इन्वेस्टमेंट टर्म्स में, और उसके बाद 5 से लेके 50 करोड़ हमारा टर्नओवर के टर्म्स में। और फेयर प्रैक्टिस कोड ऑप्शनल है लेकिन कस्टमर डीलिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया कि एनडब्ल्यूसी का मतलब क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्सेस ऑफ एसेट ओवर टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी, फिर बी कह रहा है एक्सेस ऑफ टोटल करंट लायबिलिटी ओवर ट्रेड पेबल, सी कह रहा है कि एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ओवर लॉन्ग टर्म यूज, और डी कह रहा है एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ओवर लॉन्ग शॉर्ट टर्म यूज। तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि एक बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्स। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्स की यदि हम बात करें, लॉन्ग टर्म सोर्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि इक्विटी हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म लोन हो गया, यही ना सोर्स है बैंक के लिए, राइट। और लॉन्ग टर्म यूज का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म यूज का मतलब हो गया जैसे कि फिक्स एसेट। देखिए हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, राइट। तो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स हो गया इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म यूज हो गया हमारा फिक्स एसेट। तो नेट वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्स और उसके लॉन्ग टर्म यूज से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है तो वह वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का लॉन्ग टर्म सोर्स है 10 करोड़, ठीक है, मतलब उसने जो फंडिंग ली है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, इक्विटी है, इनके पास अपना इक्विटी है, तो ये 10 करोड़ है, और लॉन्ग टर्म यूज मान लीजिए 8 करोड़ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एनडब्ल्यूसी होगा वो 2 करोड़ होगा, समझिए। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा एनडब्ल्यूसी कहलाता है। बाकी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी कह रहा है कि एसेट ओवर आउटसाइडर लायबिलिटी। तो देखिए यह डेफिनेशन टोटल लायबिलिटी के लिए नहीं, टोटल लायबिलिटी के लिए होती है, एनडब्ल्यूसी के लिए नहीं होता है। फिर कह रहा है कि एक्सेस ऑफ टोटल करंट लायबिलिटी ओवर ट्रेड पेबल। तो करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल का यहाँ कोई रोल नहीं है। और डी कह रहा है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ओवर शॉर्ट टर्म यूज। तो शॉर्ट टर्म यूज को एनडब्ल्यूसी के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्ट है। तो एनडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म आप फॉर्मूला भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सवाल है कि आपको यदि एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है तो उसके रिलेटेड कौन सा कथन गलत है, नॉट ट्रू कह रहा है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। इट रिजल्ट इन रिडक्शन इन इन्वेंट्री, फिर कह रहा है इट रिड्यूसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, इट रिड्यूसेस द एनडब्ल्यूसी अवेलेबल विद द एंटरप्राइज, इट इंक्रीजेज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, द लेवल ऑफ सेल्स रिमेन्स सेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए, ये जो वर्ड लिखा गया है एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि एक इंटरप्राइज अपने स्टॉक को इफेक्टिवली मैनेज करे ताकि ओवर स्टॉकिंग ना हो। और 2 चीज़ से बचना है हमें, एक तो ओवर स्टॉकिंग से बचना है और एक हमें अंडर स्टॉकिंग से बचना है। नहीं ज़्यादा हमारे पास ओवर स्टॉक हो, नहीं हमारा अंडर स्टॉक हो, यही होता है एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखिए ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम करता है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को इम्प्रूव करता है। ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है कि हम देख पाएँ कि हम कितना एफिशिएंटली अपने इन्वेंट्री को टर्नओवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए ऑब्वियस ही बात है, यदि आपका एफिशिएंट होगा तो ये बढ़ाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को। और दूसरा बात मैंने ये भी बोला कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम करेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस नीड के लिए। तो यदि आपके पास एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि इन्वेंट्री एक तरह का फिक्स एसेट होता है, राइट। तो आप उसी से जो है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे अपने फिक्स एसेट से। और जो देखिए सिंपल सी बात है, आपको अपना शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए 2 तरीका है। या तो अपने लॉन्ग टर्म सोर्स का यूज कीजिए। लॉन्ग टर्म सोर्स में जैसे कि आपने कोई फिक्स एसेट बहुत बड़ा लोन ले रखा है या जो भी है इन्वेंट्री है आपके पास, ठीक है, तो इसके थ्रू कीजिए। यानी तो आप जो है वर्किंग कैपिटल लीजिए। तो यदि आपका एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगा। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। और फिर एक यदि बात करें तो लेकिन जो ये जो कर रहा है ना कि एनडब्ल्यूसी को कम करता है, ये गलत है। वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता, इसमें सही नहीं है।
ठीक है। तो अगर आप देखिए, अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि इन्वेंट्री को कम करेगा, बिल्कुल सही बात है। जब इन्वेंट्री एफिशिएंटली मैनेज होता है तो कम वर्किंग कैपिटल लगता है, ये भी सही बात है। और अगर सेल्स कांस्टेंट रहे और इन्वेंट्री एफिशिएंटली मैनेज हो तो टर्नओवर रेशियो भी इंप्रूव होता है, क्योंकि आपको पता होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सेल्स का भी एक पार्ट होता है। इसीलिए मैंने बोला कि सेल्स को हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। यदि सेल्स कांस्टेंट हो और इन्वेंट्री एफिशिएंटली मैनेज हो तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी इंप्रूव होगा। तो अगर मान लीजिए एक बिजनेस पहले 1 करोड़ का इन्वेंट्री स्टॉक रखा है, 1 करोड़ का इन्वेंट्री स्टॉक पहले से रखा है और एफिशिएंट मैनेजमेंट के बाद 80 लाख का स्टॉक मेंटेन कर रहा है, तो उसका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना है तो इनमें से कौन सा सोर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कर रहा है सप्लायर्स क्रेडिट, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फिर दूसरा ऑप्शन कर रहा है बैंक फाइनेंस, फिर तीसरा कर रहा है अदर करंट लायबिलिटी, चौथा ऑप्शन कर रहा है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल सोर्स का मतलब क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल सोर्स वो होते हैं जो एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म नीड्स होता है। तो शॉर्ट टर्म में जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें जहाँ से फंड मिलता है वही हमारे वर्किंग कैपिटल का सोर्स कहलाएगा। पहला कर रहा है सप्लायर्स क्रेडिट, तो सप्लायर्स क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कौन सा नहीं कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सप्लायर्स क्रेडिट में क्या है कि आपने जो सप्लायर से क्रेडिट उधार लिया हुआ है, जो आपके सप्लायर है उससे जो आपने उधार लिया हुआ है, तो ठीक है उससे तो आप कर सकते हैं। फिर बैंक से भी फाइनेंस करवाते हैं, बैंक फाइनेंस करती है, बैंक से लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ये तो है ही शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए। अदर करंट लायबिलिटी OCL से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होती है जो फंड का सोर्स बन सकती हैं, शॉर्ट टर्म आपने किसी से लोन लिया। फिर एडवांस पेमेंट टू सप्लायर, अब ये देखिए यदि ये फंड का, ये तो यहाँ तो फंड आपसे जा रहा है ना, आ तो नहीं रहा है, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म नीड पूरा करना है तो आपको फंड आना चाहिए, यहाँ तो फंड जा रहा है, आप एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, समझे। तो अगर मान लीजिए कि एक बिजनेस अपने सप्लायर को 10 लाख का एडवांस देता है तो उसका कैश वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है ना, ठीक है, तो कम हो जाता है। हमको तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल नीड को मीट करना है। तो दोस्तों आज अभी तक हमने 2-3 चीज़ सीखे इस तीनों क्वेश्चन से। पहला चीज़ ये सीखा कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कि लॉन्ग टर्म सोर्स और यूजेस का डिफरेंट होता है। फिर हमने देखा कि यदि आपको इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज करना है तो इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करता है, लेकिन NWC को रिड्यूस नहीं करता। फिर हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या क्या हो सकता है, सप्लायर्स क्रेडिट, बैंक फाइनेंस या अदर करंट लायबिलिटी, ये सब के सब सोर्स हो सकते हैं, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पूरा करने की एबिलिटी। यही ना होता है कि मतलब एक बिजनेस है उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, मतलब कम अवधि के लिए। एक बिजनेस है उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, छोटी छोटी इस अवधि के लिए लायबिलिटीज़ हैं, राइट। तो उसको पूरा करने की कितनी क्षमता है, हाँ, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पूरा करने की कितनी क्षमता है वो हमें लिक्विडिटी रेशियो बताता है। तो अब पहला ऑप्शन कर रहा है क्विक रेशियो, तो आपको पता ही होगा क्विक रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो होता है जो सिर्फ लिक्विड एसेट को कंसीडर करता है, जिसमें हम लोग इन्वेंट्री को नहीं कंसीडर करते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, करंट एसेट माइनस जो आपके इन्वेंट्री हैं यानी फिक्स इन्वेंट्री हैं उसको माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए आपके करंट लायबिलिटी को। ठीक है, तो ये एक तरह का लिक्विडिटी रेशियो है, यही बताता है कि हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कैसे कैसे फुलफिल करेंगे। अब उसके बाद बाकी ऑप्शन कर रहा है कि TOL अपॉन TNW यानी टेंजिबल टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टेंजिबल नेटवर्थ। अब ये जो है एक तरह का सॉल्वेंसी रेशियो होता है, ये क्या होता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो होता है, लिक्विडिटी का नहीं है। फिर DSCR यानी डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये बताता है हमें कि लोन की रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है हमारी। ठीक है, तो डेब्ट रिपेमेंट की कैपेसिटी को दिखाता है, तो ये भी नहीं है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो है एक लीवरेज रेशियो है, ये क्या है एक तरह का लीवरेज रेशियो है जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करता है। तो हमने क्या देखा, हमसे लिक्विडिटी रेशियो पूछा गया था ना, तो क्विक रेशियो भी मतलब ये हमारा एक तरह का लिक्विडिटी रेशियो है। फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो है, तो आप बोलेंगे TOL अपॉन TSL। इनमें से कौन सा जो रिपेमेंट कैपेसिटी को दिखाता है, तो आप बोलेंगे DSCR, समझे। तो तरह तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला सवाल है कि करंट रेशियो के रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फॉर द सेम लेवल ऑफ करंट एसेट इंक्रीज इन NWC रिजल्ट इन इंक्रीज करंट रेशियो। बहुत अच्छा सवाल है कि आप यदि करंट एसेट के लेवल को सेम रखेंगे, यदि आप NWC बढ़ाएंगे, नेट वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएंगे, तो आपका करंट रेशियो बढ़ जाएगा। पहले तो आप देखिए करंट रेशियो होता क्या है, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आपका करंट एसेट वही का वही है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है। तो आपको ये देखना है कि करंट लायबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा यदि हमारा NWC बढ़ता है, तो नेट वर्किंग कैपिटल यदि बढ़ता है तो करंट लायबिलिटी पे हमारा क्या असर पड़ेगा।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि NWC बढ़ता है ना, तो NWC यदि आपका बढ़ेगा तो नेट वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ रहा है, राइट। तो क्या होगा कि आपका जो करंट लायबिलिटी है दैट विल डिक्रीज, और इस कारण से क्या होगा कि हमारा करंट रेशियो जो है वो ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, हमारे पास करंट लायबिलिटी है नहीं, राइट, वी डोंट हैव दिस करंट लायबिलिटी, दैट्स वाई दिस करंट लायबिलिटी डिक्रीजेज, राइट। तो करंट लायबिलिटी कम होगा, और करंट लायबिलिटी कम होगा तो आप इस रेशियो में देख सकते हैं करंट एसेट हमारा वही का वही है, राइट। तो हम तो क्या होगा कि हमें करंट रेशियो जो है हमारा दैट विल इंक्रीज। फिर कह रहा है कि करंट रेशियो कैन बी लेस देन 1, तो करंट रेशियो 1 से कम हो सकता है क्या? करंट रेशियो लेस देन हो सकता है जब मान लीजिए कि लायबिलिटीज़ जो है, करंट लायबिलिटी यदि करंट एसेट से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारा रेशियो जो है वो 1 से कम हो जाएगा, ये भी हो सकता है। नेगेटिव नहीं हो सकता, करंट एसेट नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटी और एसेट दोनों पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। फिर कह रहा है करंट रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी, हाँ ये भी सही है। करंट रेशियो एक लिक्विडिटी इंडिकेटर है जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने की एबिलिटी दिखाता है कि आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पा रहे हैं, यानी करंट लायबिलिटी को मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि हमारी NWC वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी तो हमारा करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा, आसानी से हम उसको मीट करेंगे तो हमारा करंट रेशियो बढ़ेगा। करंट रेशियो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, मान लीजिए कि हमारा करंट एसेट है 50 लाख, ठीक है, ये करंट एसेट है, और करंट लायबिलिटी है 60 लाख, तो रेशियो कितना हो जाएगा? ये 0.83, ठीक है। तो नेगेटिव रेशियो इम्पॉसिबल है। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ता है तो हमारा करंट रेशियो बढ़ता है, राइट। मतलब कि करंट रेशियो हमें ये बताता है कि हम कितना जल्दी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर रहे हैं। तो हमें वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है ना, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को जल्दी फुलफिल कर पाएंगे, इसीलिए हमारा करंट रेशियो इंप्रूव होगा। और करंट रेशियो आइडियल जो है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.1 होना चाहिए। यदि मान लीजिए करंट रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपके पास आइडियल फंड है। खुद सोचिए आप, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यदि आपका करंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब करंट एसेट जो है करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो मतलब कि आपके पास कुछ फंड आइडल हो रहा है। आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को तो मीट कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पास उतना फंड से ज़्यादा सरप्लस फंड है, तो सरप्लस फंड जो है वो भी अच्छा बात नहीं है। मतलब 1.1 जो है, या 1.1:1 इतना एक अच्छा रेशियो माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो NWC बढ़ने से आपका करंट रेशियो भी क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अब एक पॉइंट को देखते हैं, कमर्शियल पेपर क्या कौन इशू कर सकता है? कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट इशू करते हैं, कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, एनी बिजनेस एंटिटी नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए इसको CPU कहा जाता है। तो कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए कॉर्पोरेट यूज करता है। तो पहली बात को याद रखिएगा, अनसिक्योर्ड है, और क्या है ये? प्रोमिसरी नोट है, यानी PN है। कौन इशू करता है इसको? कॉर्पोरेट इशू करता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। यह टिपिकली वर्किंग कैपिटल नीड पूरा करने के लिए होता है। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल नीड है ना, वर्किंग कैपिटल आप समझते ही होंगे, शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, ताकि बिजनेस हमारा कंटिन्यूटी रन कर सके। आप वर्किंग कैपिटल के बारे में जानते होंगे, तो उसको रन करने के लिए हमारा कॉर्पोरेट आता है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म CP इशू नहीं कर सकता, CP सिर्फ कॉर्पोरेट इशू करता है। फिर कोई बिजनेस एंटिटी इशू नहीं करता, तो नन ऑफ द तो होगा नहीं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जैसे रेप्यूटेड कॉर्पोरेट अपने शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए CP इशू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन फॉरफिटिंग के बारे में गलत है, नॉट करेक्ट कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने फॉरफिटिंग को अच्छे से पढ़ा है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इट इज़ यूज इन एक्सपोर्ट फाइनेंस, it is with recourse to the drawer of the bill, under this the financier discount the bill on the buyer। फाइनेंसर कौन होता है? यहाँ पे बैंक होता है, राइट, और वो बिल को डिस्काउंटिंग करता है किस पे? बायर पे। तो कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, सबसे पहले कि आपको मैं फॉरफिटिंग के बारे में बता दूं, तो ये एक तरह का एक्सपोर्ट फाइनेंस का ऑप्शन है, राइट। जैसे मान लीजिए कि आप एक सेलर हैं, ठीक है, आपने क्या किया कि फॉरफिटिंग में यही होता है ना कि आप एक एक्सपोर्टर हैं और आपने सामान बना लिया, आपने उसको भेज भी दिया, शिपिंग भी कर दी, आपके पास बिल है। आप क्या करते हैं? उस बिल को जो है बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं? फॉरफिटर को बेच देते हैं। फॉरफिटर जो है आपका बिल ले लेता है आपसे, ठीक है, और बदले में आपको पेमेंट कर देता है, और बाद में जब ड्यू डेट आती है तो वो बिल जो है उसको वो बायर से कलेक्ट करता है, पैसा उसको बायर से कलेक्ट करता है ड्यू डेट पे। यही होता है फॉरफिटिंग में। तो फॉरफिटिंग एक एक्सपोर्ट फाइनेंस का फॉर्म है जिसमें एक्सपोर्टर अपने रिसीवेबल को डिस्काउंट, हाँ एक चीज़ याद देखिएगा, डिस्काउंट करता है। मतलब आप जब अपने फॉरफिटर को बिल देंगे ना, बिल देके उससे वापस पैसा लेंगे तो डिस्काउंटिंग पे मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है विदाउट रिकोर्स, एक होता है विथ रिकोर्स, एक होता है विदाउट रिकोर्स, ठीक है। तो विदाउट रिकोर्स का मतलब है कि फाइनेंसर लॉस का रिस्क उठाता है, यानी फॉरफिटर जो है लॉस का रिस्क उठाता है। विथ रिकोर्स का मतलब कि आप रिस्क उठाएंगे, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि फॉरफिटिंग जो होता है ना वो विदाउट रिकोर्स होता है, मतलब कि विदाउट रिकोर्स का मतलब कि सारा लायबिलिटी जो है वो किसका है, फाइनेंसर का है। मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं यदि एक्सपोर्टर हूँ तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, राइट। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सपोर्टर को शॉर्ट टर्म फंड मिलते हैं इससे, है ना, तो ये तो ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि इट इज़ यूज इन एक्सपोर्ट फाइनेंस, ये भी सही है। इट इज़ विथ रिकोर्स टू द ड्रॉअर, नहीं, बिल ड्रॉअर का विथ रिकोर्स नहीं होता है, ठीक है। ये जो है इसीलिए हमारा यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये विदाउट रिकोर्स होता है, ड्रॉअर की कोई लायबिलिटी नहीं है। और अंडर इज द फाइनेंशियल डिस्काउंट द बिल ड्रॉन द बायर, ये भी सही है। तो देखिए इसका एग्जांपल मान लीजिए, यदि मान लीजिए एक्सपोर्टर को अपने फॉरेन बायर से 1 करोड़ का पेमेंट 6 महीने के बाद मिलना है, तो कोई एक्सपोर्टर है उसको 1 करोड़ का पेमेंट मिलेगा 6 मंथ के बाद, ठीक है, लेकिन उसे अभी कैश चाहिए, उसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करना है, तो फॉरफिटिंग के थ्रू वो बिल को डिस्काउंट करके पैसा ले सकता है, ठीक है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखे उसके एक बार समराइज कर देता हूँ। हमने क्या देखा कि जो लिक्विडिटी रेशियो होता है उसमें क्विक रेशियो एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी मेजर है। हमने ये भी देखा कि करंट रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन लेस देन 1 हो सकता है। हमने ये भी देखा कि कॉमर्शियल पेपर जो है वो सिर्फ कॉर्पोरेट इशू करते हैं, राइट। और हमने देखा कि फॉरफिटिंग विदाउट रिकोर्स होता है, जो एक्सपोर्टर के लिए रिस्क फ्री फाइनेंस है। कंसेप्ट क्लियर हुए आपकी या नहीं हुए बताएं। अगर हाँ ज़रूर क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट के रिगार्डिंग कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे आर ओपन बाय अ बैंक फॉर एक्सपोर्ट सेल बाय देयर क्लाइंट, दे आर ओपन बाय अ बैंक फॉर लोकल सेल बाय द क्लाइंट, लेटर ऑफ क्रेडिट डू नॉट कैरी मच रिस्क फॉर द ओपनिंग बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट आर ओपन बाय अ बैंक फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय द क्लाइंट। कौन सा कथन सही है, राइट। तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट और पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे आर ओपन बाय अ बैंक फॉर एक्सपोर्ट सेल बाय अ क्लाइंट, ये गलत है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट सिर्फ एक्सपोर्ट सेल के लिए नहीं बल्कि इंपोर्ट सेल के लिए भी ओपन होती है। फिर कह रहा है कि दीज आर ओपन बाय अ बैंक बाय द लोकल सेल बाय द क्लाइंट, तो यह भी गलत है, क्योंकि एलसी का जो मेजर रोल इंटरनेशनल ट्रेड में होता है ना कि लोकल सेल में। ऑप्शन सी कह रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट डू नॉट कैरी मच रिस्क फॉर ओपनिंग बैंक। अब ये तो गलत है ना, क्योंकि एलसी में ओपनिंग बैंक के लिए रिस्क होता है, स्पेशली अगर बायर डिफॉल्ट कर जाए तो। और ऑप्शन डी कह रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट आर ओपन बाय अ बैंक फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय द क्लाइंट। हाँ ये सही है, क्योंकि एलसी तब ओपन होता है जब एक क्लाइंट गुड्स परचेज कर रहा होता है, यूजुअली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। तो अगर मान लीजिए एक कंपनी है वो इंडिया से यूएसए में मशीनरी इंपोर्ट कर रही है, तो बैंक एक एलसी इशू करेगा जो इंश्योर करेगा कि सप्लायर को पेमेंट टाइमली और गारंटेड मिले, समझे। ये बातें समझ में आई आपको। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट है एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शन, लिमिट जो सैंक्शन किया जाता है वो कितना परसेंटेज होता है प्रोजेक्टेड टर्नओवर का। आई थिंक पहला क्वेश्चन भी हमने आज यही डिस्कस किया था, टर्नओवर मेथड आपको याद होगा। तो कितना आपसे जो पूछा गया है कि जो लिमिट है वो कितना परसेंटेज होता है, 25, 20, 30, 35, क्या लगता है आपको। ठीक है 25% तो नहीं होगा, हाँ ऑप्शन बी सही है, 20% सही है। प्रोजेक्टेड टर्नओवर का जो 20% है वो लिमिट सैंक्शन होता है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टेड मान लीजिए कि प्रोजेक्टेड टर्नओवर, मान लीजिए एग्जांपल एक बिजनेस का मान लीजिए प्रोजेक्टेड टर्नओवर है 1 करोड़ का, तो एज़ पर टर्नओवर मेथड जो है उसकी 20 लाख की लिमिट जो है वो सैंक्शन होगी। 1 करोड़ का टर्नओवर है तो एज़ पर दिस टर्नओवर मेथड उसकी 20 लाख यानी इसका 20% निकाली तो 20 लाख होगा, उतना उसका लिमिट सैंक्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि जो कैश बजट मेथड होता है असेसमेंट का वो ज़्यादा सुटेबल कब होता है। ठीक है, पहला कह रहा है यूनिफॉर्म लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो यूनिफॉर्म लेवल ऑफ ऑपरेशन के लिए कैश बजट मेथड सुटेबल नहीं होता, क्योंकि कैश फ्लो यहाँ पे प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, कैश फ्लो अनप्रेडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल है यहाँ पे, तो ये यूनिफॉर्म लेवल ऑपरेशन के लिए नहीं। हाई लेवल ऑफ ऑपरेशन, तो हाई लेवल ऑपरेशन के लिए भी ये मेथड नहीं होगा। लो लेवल ऑफ ऑपरेशन ये भी नहीं होगा। सीजनल ऑपरेशन ये सही है, क्योंकि सीजनल ऑपरेशन के लिए कैश बजट मेथड होता है बेस्ट है, क्योंकि उनका कैश फ्लो इनकन्सिस्टेंट होता है। तो जहाँ भी कैश फ्लो इनकन्सिस्टेंट होगा ना, तो वहाँ पे हमारा कैश बजट मेथड यूज होता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर एक मैंगो जूस कंपनी है जो सिर्फ समर सीजन में ऑपरेट करती है, तो उसके लिए कैश बजट मेथड हेल्प करेगा फ्यूचर कैश फ्लो में प्लान करने में। ठीक है, तो ज़्यादा सूटेबल होता है कैश फ्लो मेथड सीजनल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये सीजनल ऑपरेशन के लिए। अब अगला सवाल, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड नहीं है कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट को मीट करने के लिए बाय एन एंटरप्राइज। बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता ही है कि आपको एसेट खरीदना है, एंटरप्राइज को एसेट खरीदना है तो उसको सोर्स ऑफ फंड चाहिए ना। ठीक है, तो एक तो और कैसा एसेट खरीदना है, फिक्स एसेट है, यहाँ पे करंट एसेट नहीं है, फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए कौन सा सोर्स ऑफ फंड नहीं हो सकता है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है,
आई थिंक हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया है, चलिए शायद एक काम करते हैं, एक स्लाइड छूट गया है, पहले स्लाइड को कवर करते हैं। और डीपीजी इज इशूड बाय बैंक फॉर डैश बाइट क्लाइंट। तो डीपीजी कौन इशू करता है? डीपीजी जानते हैं ना, डेफर्ड पेमेंट गारंटी होता है, राइट। तो डीपीजी जो है बैंक इशू करता है किसके लिए? अपने बाइट्स क्लाइंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, परचेज ऑफ कैपिटल गुड। अब देखिए डीपीजी होता है डेफर्ड पेमेंट गारंटी, तो सेल के लिए इशू नहीं होता है। परचेज ऑफ गुड्स, तो परचेज ऑफ गुड्स के लिए भी नहीं होता है। तो ठीक है, देखिए डीपीजी का मतलब यही होता है कि बैंक गारंटी देती है कि पहली बात कि डेफर्ड पेमेंट, कि यदि ये डेफर करेगा पेमेंट तो मैं आपको पैसा दूंगा, राइट। सेल ऑफ कैपिटल गुड, तो कैपिटल गुड के सेल के लिए नहीं होता है। डीपीजी का सही जवाब है परचेज ऑफ कैपिटल गुड, ठीक है। कैपिटल गुड का परचेज में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ परफेक्ट होगा। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें देखी। पहला चीज़ मैंने आपको बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ओपन करती है क्लाइंट परचेज के लिए, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर हमने देखा कि जो टर्नओवर मेथड है उसमें आरबीआई के हिसाब से प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20% को लिमिट सैंक्शन होती है। और हमने देखा कैश बजट मेथड के बारे में कि कैश बजट मेथड सीजनल बिजनेस के लिए बेस्ट है, कैश फ्लो प्लानिंग के लिए। और हमने देखा डीपीजी यानी डेफर्ड पेमेंट गारंटी बैंक के थ्रू कैपिटल गुड परचेज करने के लिए होता है। अब देखिए इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में सही नहीं है। आइए देखते हैं ऑप्शन को। तो पहला कर रहा है इट हैज़ अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। तो देखिए ये सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो है ना लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, एज इट टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट। फिर कर रहा है इट रिड्यूसेस द रिस्क फॉर द लैंडर एज हर फंड गॉट एज यू डिप्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यह गलत है, क्योंकि लैंडर के लिए रिस्क कम नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती हैं, डिलेज होना या कॉस्ट ओवर रन होना, ठीक है। फिर कह रहा है कि द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज नॉर्मली हाई। हाँ, DER हाई होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई होता है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो इसीलिए DER इसके लिए हाई होता है। और इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इज़ यूजुअली लॉन्ग, ये भी सही है क्योंकि प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कारण। जैसे मान लीजिए कि हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो कि 10 साल तक चलेगा, तो यह टेंडर के लिए रिस्की होगा, लैंडर के लिए रिस्की होगा, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस या डिलेज इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड लॉन्ग होता है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड टू मीट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय एन एंटरप्राइज। पहला ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट बाय सप्लायर ऑफ एन एसेट। तो सप्लायर से क्रेडिट लेना एक वैलिड सोर्स है फॉर एसेट परचेज, ठीक है। फिर कह रहा है इंटरनल एक्रूवल। इंटरनल एक्रूवल यानी कि जो आपने प्रॉफिट रिटेन की है, इसका मतलब ये होता है ना जो आपने प्रॉफिट रिटेन की है, जो बचाई है, तो ये भी एक कॉमन सोर्स है। डिवेंचर यानी बॉन्ड हो गया, बॉन्ड से आप पैसा ले सकते हैं, ठीक है। डिवेंचर भी एक सोर्स है। फिर कह रहा है डीपीजी नहीं है, डीपीजी एसेट परचेज का डायरेक्ट सोर्स नहीं है, यह सिर्फ पेमेंट एश्योरेंस के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है जो मशीनरी खरीद रही है, तो वो सप्लायर से क्रेडिट या रिटेन प्रॉफिट यूज करेगी, लेकिन डीपीजी एज ए फंडिंग सोर्स नहीं होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा रेशियो रिपेमेंट कैपेसिटी दिखाता है बोरोवर का? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से मैं बता दूं। देखिए क्विक रेशियो जो होता है ना वो लिक्विडिटी को मेजर करता है, राइट, कि बेसिकली क्या होता है कि क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये ठीक है ना। तो ये होता है हमारा क्विक रेशियो, QR बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि हमारा ये बेसिकली यदि हमारा करंट लायबिलिटी 1 यूनिट हो, ठीक है, तो हमारा क्विक एसेट कितना होगा। मतलब ये हमें बताता है कि करंट लायबिलिटी से आप अपने हमारा जो करंट लायबिलिटी है उसको क्विक एसेट से कैसे हम कितने अपने ऑब्लिगेशन को मीट कर सकते हैं, क्विक एसेट से कितना जल्दी मीट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें बताता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो होता है। फिर कह रहा है TOL अपॉन TNW, जो कि होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टेंजिबल नेटवर्थ। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। DSCR सही जवाब होगा इसका, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो इसका बेस्ट इंडिकेटर है। हाई DSCR का मतलब कि बोरोवर के पास रिपेमेंट करने का सफिशिएंट कैश फ्लो है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो लीवरेज रेशियो है, रिपेमेंट कैपेसिटी को नहीं बताता। तो अगर मान लीजिए कि एक बोरोवर का DSCR 2:1 है, इसका मतलब कि वो अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को 2 टाइम्स कवर कर सकता है। समझ में आया दोस्तों, डेब्ट ऑब्लिगेशन को 2 टाइम्स कवर कर सकता है, ये मतलब हुआ इसका। इसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगला सवाल है कि टर्म लोन के रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है। टर्म लोन जो बैंक देती है उसके रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि एसेट लायबिलिटी मैचिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन टर्म फाइनेंसिंग।
तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टर्म लोन में एसेट लायबिलिटी मैच करना जरूरी है ताकि आपका लिक्विडिटी मिसमैच ना हो जाए, है ना। क्योंकि आप लिक्विडिटी मिसमैच कब होगा कि मान लीजिए कि एसेट हमारे पास जल्दी मैच्योर हो रहा है टाइम मैच्योरिटी के कारण, और लायबिलिटीज़ जो है हमारे पास लंबा समय है, तो वहाँ पे हमारा दिक्कत आ सकता है। तो एसेट लायबिलिटी मैचिंग बहुत ज़रूरी है। इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन पेबल विद इन 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटी। तो इसका ये भी सही बात है, टर्म लोन का 1 ही साल के अंदर इंस्टॉलमेंट करंट लायबिलिटी में ही काउंट होती है। फिर कह रहा है रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन कैन बी इन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हाँ ये भी सही है, EMI के माध्यम से होता है टर्म लोन का रिपेमेंट। एंड करंट रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इन अप्रेजल ऑफ टर्म लोन, हाँ नहीं, करंट रेशियो का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि टर्म लोन के अप्रेजल के लिए DSCR सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बैंक यह देखता है कि बोरोवर का DSCR स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ताकि रिपेमेंट में कोई इशू ना हो। तो बैंक ये देखता है कि बोरोवर का DSCR जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। प्रोजेक्ट लोन कैन बी गिवन बाय द बैंक टू, प्रोजेक्ट लोन बैंक किसे दे सकती है। पहला कह रहा है वनली कॉर्पोरेट, सिर्फ कॉर्पोरेट को प्रोजेक्ट लोन देना रिस्ट्रिक्टेड करना गलत है। वनली कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, ये भी वैलिड है लेकिन इनकम्प्लीट है। फिर कह रहा है कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एंड सोसाइटीज़, तो देखिए यहाँ पे ये सही, ये सोसाइटीज इंक्लूड करना है, करने पर भी ये आंसर इनकम्प्लीट है। एनी बिजनेस एंटिटी, ये सही बात है। तो देखिए क्योंकि प्रोजेक्ट लोन किसी बिजनेस एंटिटी को दिए जा सकते हैं जो एलिजिबल है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, पार्टनरशिप हो, सोसाइटी हो, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि बैंक जो है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही है, उसके रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है, नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैंक आर अलॉट टू फंड प्रमोटर इक्विटी इन सर्टेन सर्कमस्टांस, ठीक है। तो इसमें इसको हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको अभी तक जो पॉइंट हमने पढ़े उसको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने क्या बताया आपको कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है उसमें हाई इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई होता है। याद रखिएगा जो DER है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हाई होगा, जेस्टेशन पीरियड हाई होता है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पीरियड हाई होता है, और लैंडर के लिए रिस्की होता है। फिक्स एसेट को फंडिंग का DPG सोर्स नहीं है। DSCR जो है सबसे रिलायबल इंडिकेटर होता है रिपेमेंट कैपेसिटी का। टर्म लोन में DSCR जो है करंट रेशियो से ज़्यादा होता है अप्रेजल के लिए, ठीक है। एसेट लायबिलिटी मैचिंग बहुत क्रूशियल है, और प्रोजेक्ट लोन जो है किसी एलिजिबल बिजनेस एंटिटी को दिया जा सकता है। ये सब पॉइंट हमने देखा। अब हम लोग वापस फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो पहला कह रहा है कि बैंक आर अलॉट टू फंड प्रमोटर इक्विटी इन सर्टेन सर्कमस्टांस, सही बात है। बैंक कुछ कंडीशन के अंदर प्रमोटर इक्विटी को फाइनेंस कर सकते हैं, जैसे एडिशनल सपोर्ट के लिए। एक्सपोजर नॉर्म्स आर रिलैक्स बाय RBI, सही है। RBI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक्सपोजर नॉर्म्स को रिलैक्स करता है टू प्रमोट ग्रोथ। फिर कह रहा है एसेट लायबिलिटी मिसमैच हैज़ बीन परमिटेड बाय RBI, यह गलत है। RBI कभी एसेट लायबिलिटी मिसमैच को परमिट नहीं करता, यह फाइनेंसिंग रिस्क बढ़ाता है। फिर डी कह रहा है IDFC प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू बैंक। IDFC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये बैंक को लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए एक बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 15 साल का लोन दे रहा है, 15 साल का 15 ईयर्स का लोन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बैंक लोन दे रहा है, लेकिन उसके फंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में है। जहाँ फंड ऑब्वियसली आता है, फंड कहाँ से आएगा, डिपॉजिट से आएगा। तो फंड मान लीजिए कहाँ से है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में है, ठीक है, जो पहले मैच्योर होगा। तो अगर RBI एसेट लायबिलिटी मिसमैच को अलाउ करेगा तो बैंक के लिए रिस्की हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब देखिए ये 15 साल का फंड है, 15 साल में इन्वेस्ट हो रहा है, और जहाँ से फंड लिया जा रहा है वो शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ मिसमैच होने की संभावना ज़्यादा है। तो RBI कभी ऐसा अलाउ नहीं करता है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच अलाउ नहीं करता है। फिर अगला कर रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए, नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी इज कैरिड आउट, हाँ बिल्कुल, टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट अप्रेजल की क्रिटिकल पार्ट होता है। फिर कह रहा है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अप्रेजल, ये भी सही बात है, प्रमोटर की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल अप्रेजल का पार्ट है। फिर सी कह रहा है कि प्रमोटर्स बैकग्राउंड इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अप्रेजल, प्रमोटर का बैकग्राउंड का इवैल्यूएशन मैनेजमेंट अप्रेजल में आता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कैपेसिटी ऑफ प्रमोटर टू अरेंज फॉर एडिशनल फंड इन केस ऑफ कंटिजेंसी फॉर्म पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल, ये गलत है, क्योंकि प्रमोटर की कंटिजेंसी फंड अरेंजमेंट कैपेसिटी फाइनेंशियल अप्रेजल का पार्ट होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। देखिए आपको ना प्रोजेक्ट अप्रेजल में बहुत सारा पार्ट मिलेगा, जैसे कि आपको फाइनेंशियल अप्रेजल, फिर आपको मैनेजमेंट अप्रेजल, फिर आपको इकोनॉमिक अप्रेजल। तो आप क्या कीजिए ना कि देख लीजिए कि इकोनॉमिक अप्रेजल में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल अप्रेजल में क्या क्या आता है, और हमारा तो सभी तरह के अप्रेजल का क्या क्या पार्ट है, प्लीज़ गो थ्रू इट, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम यही सीख पा रहे हैं, राइट। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर प्रमोटर कंटीजेंसी के लिए एक्स्ट्रा फंड अरेंज नहीं कर पाता तो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली अप्रेजल फेल कर सकता है, ना कि इकोनॉमिक अप्रेजल। सवाल है कि विच एक्ट प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट फॉर अ कंपनी, कौन सा एक्ट जो है बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब करता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट, RBI एक्ट। सही जवाब है इसका कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो देखिए कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो कंपनीज एक्ट सही जवाब है। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है कंपनी के फॉर्मेट के एक्ट के फॉर्मेट हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना बैलेंस शीट कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर प्रिपेयर करेगी। फिर कह रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है वो कौन, देखिए अभी हमने क्या बताया आपको, पहले बैलेंस शीट के बारे में बताया जो कि कंपनीज एक्ट में है। और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कहाँ पे प्रिस्क्राइब है बताइए, तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का PLN प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिफाइंड है, क्योंकि इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का PNL फॉर्मेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बनेगा। अभी तक हमने जो पॉइंट डिस्कस किए उसको एक बार रिकॉल कर लें। हमने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में एसेट लायबिलिटी मिसमैच अलाउ नहीं होता RBI के द्वारा। IDFC लिक्विडिटी सपोर्ट बैंक को मिलता है। टेक्निकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्पेक्ट को प्रोजेक्ट अप्रेजल में एसेस किया जाता है। प्रमोटर की कंटिजेंसी अरेंजमेंट कैपेसिटी फाइनेंशियल अप्रेजल का पार्ट है ना कि इकोनॉमिक अप्रेजल। हमने बताया कि कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट फॉर्मेट कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट के थ्रू डिफाइन होता है, और बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब होता है। ये सभी पॉइंट अभी हमने डिस्कशन किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी शुड बी शोन अंडर। तो सवाल ये है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म होल्डिंग है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का उसको किसके अंदर शो करें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हम कम अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं। करंट एसेट, कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट। तो करंट एसेट का मतलब कि जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यही होता है ना, जैसे कैश, रिसीवेबल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। कैश इक्विवेलेंट सिर्फ हाईली लिक्विड सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये भी गलत है। हाँ, इन्वेस्टमेंट सही जवाब है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को कंपनी एक्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाया जाता है, चाहे ये शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर ऑप्शन डी कर रहा है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ये ऑप्शन गलत है। तो एक कंपनी के पास 6 महीने का ट्रेजरी बिल है तो उस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाया जाएगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ परफेक्ट है। अगला कह रहा है कि हाउ शुड फर्नीचर अवेलेबल इन फर्नीचर शॉप भी क्लासिफाइड इन बैलेंस शीट। तो जो फर्नीचर अवेलेबल है फर्नीचर शॉप में, तो कैसे ऑब्वियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाय यूजिंग फिक्स एसेट। हाँ, फर्नीचर शॉप के लिए फर्नीचर एक ट्रेडिंग आइटम है, फिक्स एसेट नहीं है, तो ट्रेडिंग आइटम होगा। फिर कह रहा है इन्वेंट्री, तो करेक्ट है, शॉप का फर्नीचर इन्वेंट्री के अंदर आता है क्योंकि यह रिसेल के लिए होता है, रिसेल कर सकते हैं ना फर्नीचर। देखिए पहली बात, कहाँ पे फर्नीचर है, शॉप में है, ऐसा फिक्स एसेट तो है नहीं क्योंकि वो रिसेल करेगा, उसको बेचेगा, है ना। अंडर इन्वेस्टमेंट आर फाइनेंशियल एसेट नॉट फिजिकल गुड फॉर सेल, है ना। इन्वेस्टमेंट जब भी हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल एसेट के आते हैं। करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में ऑब्लिगेशन आती है, जैसे आउटस्टैंडिंग बिल, ये गलत है। जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं ये तो हमारी एसेट्स हैं, और एसेट्स में भी कैसी एसेट्स है, तो इन्वेंट्री के रूप में जिसको हम दोबारा रिसेल करेंगे। तो अगर एक फर्नीचर शॉप के पास 20 चेयर रिसेल के लिए है तो उसे इन्वेंट्री के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा, फिक्स एसेट के अंदर क्लासीफाई नहीं किया जाएगा। कन्फ्यूजन यही होता है कि फिक्स एसेट होगा या इन्वेंट्री होगा, तो ये फिक्स एसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फिक्स एसेट, क्योंकि दोस्तों सिंपल सा चीज़ है कि एक ट्रेडिंग आइटम है, हाँ, तो उसको ट्रेड करेगा फर्नीचर शॉप। यही फर्नीचर मान लीजिए कि किसी दूसरे शॉप में होता, जैसे मान लीजिए कि वो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल या कोई कंपनी है, तो वो फिक्स एसेट कहलाएगा। बट इन दिस केस इट इज नॉट फिक्स एसेट बिकॉज दिस फर्नीचर शॉप विल सेल दिस पार्टिकुलर फर्नीचर एंड दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ फर्नीचर विल बी लाइक इन्वेंट्री फॉर हिम विच हैज बीन केप्ट फॉर रिसेल पर्पज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन ड्यू विद इन 1 ईयर इज क्लासिफाइड एज। बहुत अच्छा सवाल है कि जो इंस्टॉलमेंट टर्म लोन का है जो 1 साल के अंदर ड्यू होगा उसको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जो इंस्टॉलमेंट है टर्म लोन का जो 1 साल में ड्यू होगा, करंट लायबिलिटी, हाँ 1 साल के अंदर जो ड्यू होने वाली टर्म लोन इंस्टॉलमेंट है वो करंट लायबिलिटी में क्लासीफाई होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि 1 साल के अंदर है, ठीक है, 1 साल के बाद ड्यू होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस तो है नहीं क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, लायबिलिटी का नहीं, और यहाँ पे हमारा लायबिलिटी का पार्ट है क्योंकि हमको इंस्टॉलमेंट पे करना है, दैट इज पार्ट ऑफ लायबिलिटी। अब बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस में यदि लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यदि लॉस होगा तो उसका कारण क्या होगा, फिक्स एसेट बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। पहला कह रहा है कि इंक्रीज इन द फिक्स एसेट, तो लॉस फिक्स एसेट को अफेक्ट नहीं करता है, गलत है। फिर कह रहा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लॉस करंट लायबिलिटी को भी डिक्रीज नहीं करता, ये भी गलत है, इन बढ़ाता नहीं है। फिर सी कह रहा है रिडक्शन ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट, हाँ ये सही बात है। लोन रिजर्व्स एंड सरप्लस को कम होता है क्योंकि वह इक्विटी का पार्ट होता है, लॉस, ठीक है ना।
लॉस क्या करता है, रिजर्व एंड सरप्लस को कम करता है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। और कैश रिजर्व बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। यदि मान लीजिए कि कंपनी को 10 लाख का लॉस हो गया तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाया जाता है, रीसेल के लिए अवेलेबल फर्नीचर इन्वेंट्री में क्लासीफाई होता है। फिर हमने देखा कि 1 साल के अंदर ड्यू होने वाले लोन इंस्टॉलमेंट करंट लायबिलिटी होती है। और हमने ये भी देखा कि लॉस रिजर्व एंड सरप्लस को रिड्यूस करता है बैलेंस शीट। अ चेंज इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन अफेक्ट द प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो हमेशा करता है या कभी नहीं करता है, तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमेशा करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज, जैसे कि आपका, जैसे मान लीजिए फीफो है, उसको हमने लीफो बना दिया, लीफो पे स्विच कर दिया, तो हमेशा प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा COGS होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल होता है, और इन्वेंट्री की वैल्यू बदल जाती है। इसी कारण से क्या होता है कि यदि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो मेथड है उसको बदल देंगे ना, तो प्रॉफिट भी हमेशा बदल जाएगा, क्योंकि फीफो से मान लीजिए लीफो आ गया तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, और प्रॉफिट तो कॉस्ट पे ही निर्भर करता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर बी कर रहा है कि नेवर, ये भी गलत है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज का इम्पैक्ट हमेशा होता है, और वनली व्हेन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज मैनेजमेंट की चॉइस हो सकती है, पर इसका इम्पैक्ट हमेशा प्रॉफिट पे पड़ता है। तो अगर एक कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से लास्ट इन फर्स्ट आउट पर शिफ्ट करती है, तो इन्फ्लेशनरी मार्केट कंडीशन में COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल हमारा बढ़ेगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कम होगा। फिर कह रहा है कि रेशियो एनालिसिस जो है बेस्ट मेथड होता है फाइनेंशियल एनालिसिस का। क्यों? इसका सबसे सिंपल कारण है कि रेशियो एनालिसिस की कुछ लिमिटेशन तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि डिफिशियंसी नहीं है, हाँ इन डेप्थ इनसाइट प्रोवाइड करता है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, जिसको ICR बोलते हैं, डिवाइडिंग EBIT बाय टोटल एसेट। तो टोटल एसेट का इंटरेस्ट से रिलेशन होता ही नहीं है कि यहाँ इंटरेस्ट कवरेज है, डिवाइडिंग EBIT बाय टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, हाँ ये सही है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को यदि आप टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपको ICR मिल जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर कह रहा है कि DSCR क्या इंडिकेट करता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो देखिए मैं ICR का मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका EBIT है 5 लाख, EBIT मान लीजिए कंपनी का है 5 लाख, ठीक है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस है मान लीजिए 1 लाख, ये है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ICR कितना हो जाएगा बता सकते हैं? ICR हो जाएगा EBT/1 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कंपनी 5 टाइम अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकती है। DSCR क्या इंडिकेट करता है? कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं, कंपनी की एबिलिटी को कि वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस को कवर करे। ऑपरेशनल एक्सपेंस को कवर करना DSCR का प्राइमरी पर्पस नहीं है। द एबिलिटी ऑफ इंटरप्राइज टू सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, ये सही है। DSCR ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट को कवर करने में कितनी सक्षम है। तो अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नेट ऑपरेटिंग इनकम 12 लाख है और लोन रिपेमेंट 10 लाख का है, तो DSCR क्या हो जाएगा? तो DSCR क्या हो जाएगा? 12/10, ठीक है। लोन अब 10 लाख पे करना है, ऑपरेटिंग इनकम जो है 12 लाख है, तो 1.2 हो जाएगा, समझे? यानी कंपनी कंफर्टेबली अपने डेप्ट सर्विस कर सकती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो इनका ऑपरेटिंग इनकम होता है ना, उसको नोमिनेटर में डाल देते हैं, और जो इनका डेप्ट है, ठीक है, लोन रिपेमेंट है, उसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। इसमें दोनों कंपोनेंट आएगा, प्रिंसिपल भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, और इस बेसिस पे हम लोग DSCR निकालते हैं, और ये रेशियो जो है 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा प्रॉफिट को अफेक्ट करता है यदि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड को चेंज करेंगे तो। और बेस्ट रेशियो एनालिसिस बेस्ट फाइनेंशियल टूल है। हमने देखा कि EBIT को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पेमेंट से डिवाइड करते हैं तो हमें ICR मिलता है, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिलता है। और जो DSCR है वो इंटरप्राइज की इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट सर्विस करने की एबिलिटी को मेजर करता है। फिर सवाल है कि हाउ डज द कंटिजेंट लायबिलिटी अफेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस। तो कैसे कंटिजेंट ये लायबिलिटी जो है फाइनेंशियल एनालिसिस को अफेक्ट करता है? दे इनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइज, गलत है, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट कंसिडर्ड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस, कंसिडर तो होता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में तो लायबिलिटी बन सकता है ना, अभी नहीं है लायबिलिटी, लेकिन फ्यूचर में तो बन सकता है यदि टाइमली ड्यू पेमेंट नहीं होगा तो। फिर कह रहा है दे प्रोवाइड एडिशनल इनकम फॉर द इंटरप्राइज, एडिशनल इनकम प्रोवाइड करने के रोल नहीं है, बिकॉज दे में इम्पैक्ट द इंटरप्राइज फाइनेंशियल इफ दे बिकम एक्चुअल लायबिलिटी। हाँ ये सही है, इसी कारण से, क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी अगर एक्चुअल लायबिलिटी में बदल जाती है तो इंटरप्राइज की फाइनेंशियल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए कंपनी गारंटी देती है और बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो कंटिजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी बन जाएगी, और जैसे एक्चुअल लायबिलिटी बनेगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका बर्डन दिखने लगेगा, समझे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूज ऑफ फंड, गलत है, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट और सोर्स एंड यूज ऑफ फंड का पर्पज़ एक ही है। फिर कह रहा है दे आर सेम, हाँ ये सही है, सोर्स एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट दोनों एक ही चीज़ होता है।
फिर अगला सवाल है लिक्विडिटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है इंटरप्राइज के बारे में, बताइए लिक्विडिटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है इंटरप्राइज के बारे में। पहला कह रहा है कि द एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, गलत, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बिल्कुल सही। लिक्विडिटी रेशियो जैसे कि करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, ये हमें शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने की कैपेसिटी दिखाता है। तो अगर एक कंपनी का मान लीजिए करंट रेशियो 2:1 है, तो इसका मतलब कि उसके पास एक रुपये लायबिलिटी के लिए 2 रुपीज़ करंट एसेट अवेलेबल है, मतलब कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए उनके पास ज़्यादा करंट एसेट है, समझे। अंडर व्हाट कंडीशन आर 2 एंटिटीज कंसिडर्ड रिलेटेड पार्टीज, 2 एंटिटीज रिलेटेड पार्टी कब कंसिडर होंगे, ओनली इफ दे ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री, रिलेटेड पार्टी होने के लिए सेम इंडस्ट्री होना जरूरी नहीं है। इफ़ दे हैव अ कॉमन शेयर होल्डर, कॉमन शेयर होल्डर रिलेटेड पार्टी का सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इफ़ दे हैव अ डायरेक्टर और की मैनेजमेंट पर्सनल इन कॉमन, हाँ ये सही है। अगर एक एंटिटी का की मैनेजमेंट पर्सन, KMP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, KMP यानी की मैनेजमेंट पर्सनल, यदि मान लीजिए एक कंपनी का की मैनेजमेंट पर्सनल दूसरी एंटिटी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है या कॉमन डायरेक्टर है, तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। और ऑप्शन डी का रहा है इफ़ दे शेयर द सेम रजिस्टर्ड ऑफिस, तो ये भी गलत है, रजिस्टर्ड ऑफिस का सेम और रिलेटेड पार्टी बनने का क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर एक डायरेक्टर कंपनी है और कंपनी भी में कॉमन है, तो दोनों एंटिटीज़ रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कंटिजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी बन जाती है तो फाइनेंशियल हेल्थ नेगेटिव हो जाता है। फिर हमने देखा कि सोर्स और यूज ऑफ फंड का स्टेटमेंट जो है, ये आपको बताइए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट सोर्स और यूज का स्टेटमेंट होता है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की कैपेसिटी मेजर करता है। और अभी मैंने आपको KMP के बारे में बताया कि रिलेटेड पार्टी में कॉमन KMP या डायरेक्टर होने पर एंटिटी रिलेटेड पार्टी कहलाती है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्या स्टाम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट में जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, यस, नो, डिपेंड्स, ऑप्शन ए सही है यस। देखिए स्टाम्प ड्यूटी जो होता है ना हर स्टेट में अलग अलग होता है, क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में आता है। फिर कह रहा है कि कैन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट बी अर्लियर देन डेट ऑफ स्टाम्पिंग, यस, नो, ओनली इफ फ्रॉम परमिटेड बाय बैंक, ओनली फॉर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट। देखिए गलत है, पहला कह रहा है यस तो होगा नहीं, नो सही जवाब है। स्टाम्पिंग डेट एग्जीक्यूशन डेट के पहले या उसके बराबर होना चाहिए। तो यदि ये मान लीजिए कि एग्जीक्यूशन डेट है तो स्टाम्पिंग डेट जो है उससे या तो पहले हो या उस दिन हो। तो अगर एक लोन एग्रीमेंट बिना स्टाम्पिंग के साइन किया जाए तो ये लीगल वैलिडिटी लॉस कर देता है, समझे ना। स्टाम्पिंग जरूरी है और स्टाम्प पे जो डेट होगा वो एग्जीक्यूशन डेट के पहले होना चाहिए या उस दिन का होना चाहिए। वाइल एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट व्हाट शुड द पार्टीज हैव, तो क्या पार्टीज़ के पास होना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि द रिक्वायर्ड लीगल कैपेसिटी एंड अथॉरिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही सही जवाब है। फिर ऑनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव वन नहीं। देखिए सबसे पहली बात है कि उनको लीगल कैपेसिटी और अथॉरिटी होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले बैंक क्या इंश्योर करे कि पर्सन क्या है। पहला कह रहा है कि लीगली लायबल फॉर द डॉक्यूमेंट, लीगली लायबल होने से पहले फ्री विल होना जरूरी है। एक्टिंग विद देयर फ्री विल, हाँ साइन करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो पर्सन अपने इच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर सी कह रहा है कि ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट। कैन डॉक्यूमेंट बी फाइल्ड इन आफ्टर दे आर साइंड, क्या डॉक्यूमेंट फाइल किया जा सकता है साइन होने के बाद। तो बताइए आफ्टर दे आर साइन क्या डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यस दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। तो देखिए डॉक्यूमेंट को साइन करने के बाद फिल करना कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, ये अनएथिकल और इलीगल है। नो डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लीट, यस ऑब्वियस सी बात है, डॉक्यूमेंट को पहले कंप्लीट करेंगे तभी तो साइन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर कह रहा है कि फॉर कंपनी अ चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड विद ROC विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कंपनी के केस में कितने दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर कर देना है बताइए, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो सही जवाब है 30 दिन। ठीक है, कंपनी के चार्जेस को ROC के साथ 30 दिन के अंदर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो जैसे आपकी कंपनी के लिए लोन लिया और उस पर एक चार्ज क्रिएट हुआ, तो यह चार्ज को 30 दिन के अंदर ROC में रजिस्टर कराना जरूरी है, वरना पेनल्टी लग सकती है। कंपनी के लिए लोन लिया है और उस पर एक चार्ज क्रिएट किया है, मॉर्गेज या कुछ भी सरचार्ज, तो उस चार्ज को रजिस्टर कराना 30 दिन के अंदर जरूरी है। फिर कह रहा है कि आर सम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी सेल डीड या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर कराना जरूरी है। फिर कह रहा है कि कैन थर्ड पार्टी गारंटी भी टेकन ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल, क्या थर्ड पार्टी गारंटी केवल इंडिविजुअल से लेते हैं। नहीं, कोई लीगल एंटिटी कैन भी थर्ड पार्टी गारंटर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी लीगल एंटिटी भी जो है थर्ड पार्टी गारंटर हो सकता है। तो बैंक लोन के केस में एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए थर्ड पार्टी गारंटर बन सकती है।
अब स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एसटीपी का मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट इज़ एसटीपी। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोसेसिंग ऑफ लोन रिक्वेस्ट विदाउट थर्ड पार्टी रिकमेंडेशन, तो यह ऑप्शन गलत है क्योंकि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग को थर्ड पार्टी रिकमेंडेशन से लेना देना नहीं है। प्रोसेसिंग ऑफ लोन इमीडिएटली ऑन रिसीट, इसका मतलब होता है कि तुरंत प्रोसेसिंग, लेकिन यहाँ फोकस ऑटोमेशन पे है। किससे फोकस है, ऑटोमेशन पे। फिर कह रहा है कि प्रोसेसिंग ऑफ लोन रिक्वेस्ट यूजिंग ऑटोमेशन, ये सही है, ठीक है। तो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग में ऑटोमेशन का यूज होता है जिससे लोन एप्लीकेशन मैनुअली इंटरवेंशन का प्रोसेस करता है। ऑप्शन डी कह रहा है प्रोसेसिंग ऑफ लोन विद रिक्वेस्ट विदाउट कंसिडरिंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। तो जैसे एक ऑनलाइन लोन ऐप जो एप्लीकेशन को ह्यूमन इंटरफेस के बिना प्रोसेस कर सकता है, वो स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। मान लीजिए आजकल ऐप नहीं आ गया है कि बोलता है कि आप ऑनलाइन ही लोन को अप्लाई कीजिए, तो वही होता है हमारा स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, समझे। इसमें ऑटोमेशन के माध्यम से लोन रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। इनमें से कौन सा पर्पज़ नहीं है क्रेडिट मॉनिटरिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है टू एंश्योर द एंड यूज ऑफ फंड बाय द बॉरोवर, टू एंश्योर द एंड यूज ऑफ फंड बाय द बॉरोवर। क्रेडिट मॉनिटरिंग का एक पर्पज़ है कि इंश्योर करना कि बॉरोवर फंड का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो नहीं है, ये तो है। फिर कह रहा है टू डिटेक्ट एनी डिटरेशन इन द सिक्योरिटी चार्ज बाय द बैंक, यह भी करेक्ट है क्योंकि बैंक सिक्योरिटी का वैल्यू मॉनिटर करते रहता है कि उसका जो सिक्योरिटी उसकी वैल्यू करंटली क्या है। फिर कह रहा है टू कॉम्प्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई, तो ये भी सही, ये सही जवाब है। तो आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करना स्पेसिफिकली क्रेडिट मॉनिटरिंग का पर्पज़ नहीं है, ये पर्पज़ नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है टू असर्टेन दैट द बिजनेस कंटिन्यू टू रन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड लाइन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्रेडिट मॉनिटरिंग का पर्पज़ ये नहीं है कि हम आरबीआई के गाइडलाइन से कंप्लाई करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल अवेलेबल टू द बैंक फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग, क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए कौन सा टूल है, कौन सा टूल नहीं है। पहला कह रहा है कि सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर टू द बॉरोवर, हाँ ये तो है, एक तरह का फॉलोअप मेथड है, लेकिन यह डायरेक्ट मॉनिटरिंग का टूल नहीं है। फिर कह रहा है पीरियोडिक विजिट टू द बिजनेस प्लेस फॉर इंस्पेक्शन, यह एक इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि इंस्पेक्शन के जरिए बिजनेस की असली कंडीशन देखने को मिलती है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है। और बोरोवर अकाउंट में कंडक्ट, तो इसमें क्या आता है कि बोरोवर अकाउंट को एग्जामिन करना भी मॉनिटरिंग का एसेंशियल टूल है। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस की साइट पर बैंक का इंस्पेक्टर विजिट करके बिजनेस का स्टेटस देखता है, यह मॉनिटरिंग का एक टूल है, पर रिमाइंडर मॉनिटरिंग का पार्ट नहीं है, राइट। तो ये जो कर रहा है ना कि सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर टू द बोरोवर, दिस इज़ नॉट अ पार्ट, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, समझे। और बाकी सब के सब हैं हमारे BCD हैं। फिर कह रहा है अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टॉक स्टेटमेंट, कौन सा मेथड नहीं है रॉन्ग मेंशन ऑफ इन्वेंट्री को डिटेक्ट करने का। पहला कह रहा है स्टॉक ऑडिट। देखिए स्टॉक ऑडिट से एक्चुअल स्टॉक और रिपोर्टेड स्टॉक को कंपेयर करने डिस्क्रिपेंसी पकड़ी जा सकती है, ये तो है। इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक को इंस्पेक्ट करना भी एक डायरेक्ट मेथड है क्योंकि यहाँ स्टॉक फिजिकली चेक हो रहे हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सही जवाब है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना डायरेक्टली इन्वेंट्री चेक करने का टूल नहीं है। आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, रॉन्ग मेंशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। क्रॉस चेक फ्रॉम द बैलेंस शीट फिगर, बैलेंस शीट के साथ क्रॉस चेक से भी स्टॉक लेवल चेक करते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने 100 यूनिट स्टॉक रिपोर्ट किए हैं तो बैंक फिजिकली वेरीफाई कर सकता है कि सच में 100 यूनिट है या नहीं है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछा गया ना नॉट अ मेथड, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस एक मेथड नहीं है। फिर रिसेबल का रॉन्ग मेंशन के लिए कौन सा मेथड नहीं है, जैसे यहाँ कर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ रिसेबल इन स्टेटमेंट, रिसेबल का कौन सा मेथड नहीं है। पहला कर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यह सही जवाब है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करके डायरेक्टली रिसेबल की ऑथेंटिसिटी चेक करने का मेथड नहीं होता है, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि एनालाइज करेंगे तो आप रिसेबल तो चेक, रिसेबल समझते हैं कि नहीं समझते ये बताइए। रिसेबल का मतलब बिल होता है, ठीक है, जो कि ड्यू होना बाकी है, कुछ दिन के बाद ड्यू होगा, वो होता है रिसेबल। तो रिसेबल के रॉन्ग मेंशनिंग को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनालाइज नहीं कर सकते। क्रॉस चेक फ्रॉम द बैलेंस शीट फिगर, हाँ ये कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में तो होगा ना, रिसेबल का जिक्र होगा। फिर कह रहा है कि रिसेबल ऑडिट, रिसेबल ऑडिट डायरेक्टली बॉरोवर की रिसेबल का वेरिफिकेशन करता है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, ये भी सही बात है। जैसे एक बॉरोवर 1 लाख का रिसेबल रिपोर्ट करता है तो बैंक रिसेबल ऑडिट करके वेरीफाई करेगा कि ये अमाउंट 1 लाख सही में है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिसेबल के अगेंस्ट बैंक बहुत सारे लोन देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेंजर साइन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द बॉरोवर, तो सवाल है कि इनमें से कौन सा डेंजर साइन नहीं है बिजनेस ऑफ द बॉरोवर की इसके रिगार्डिंग। पहला कह रहा है डिवॉल्वमेंट ऑफ LC, इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी। तो देखिए ये इन्वोकेशन ये एक नेगेटिव इंडिकेटर होता है बिजनेस के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। डेंजर साइन नहीं पूछा है तो ये तो नेगेटिव है। फिर कह रहा है डिमांड फॉर हायर लिमिट, हाँ हायर लिमिट का डिमांड करना हमेशा डेंजर साइन नहीं होता है, यह ग्रोथ का एक्सपेंशन की नीड भी दिखाता है,
ठीक है। फिर कह रहा है डिले इन सबमिशन ऑफ स्टॉक, ये तो है ही डेंजर साइन। रिटर्न ऑफ चेक बिल, आपका मान लीजिए चेक रिटर्न हो रहा है तो यह भी अनसेटिस्फैक्ट्री साइन है। अगर एक बोरोवर रिपीटेडली चेक रिटर्न करता है तो बैंक इससे उसकी लिक्विडिटी इशू का सिग्नल समझती है, क्योंकि लिक्विडिटी का दिक्कत है हमेशा। एलसी को डिवॉल्व करना, बैंक गारंटी लाना, ये भी डेंजर साइन है। लेकिन डिमांड फॉर हायर लिमिट नहीं है। नॉट अ अनसेटिस्फैक्ट्री साइन इन द कंडक्ट ऑफ अकाउंट बाय द बोरोवर। अनसेटिस्फैक्ट्री कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा सेटिस्फैक्ट्री है, ये पूछा गया है। डिले इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, ये तो अनसेटिस्फैक्ट्री है। अब बताइए इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का डिले तो अनसेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट होता है ना। फिर कह रहा है कि ये तो अनसेटिस्फैक्ट्री है। फिर कह रहा है रूटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विद सम अदर बैंक, तो बोरोवर का ट्रांजैक्शन दूसरी बैंक के साथ करना भी रेड फ्लैग होता है, ये भी अनसेटिस्फैक्ट्री है। फिर कह रहा है कि फ्रिक्वेंट ओवर ड्रॉइंग, तो ओवरड्राफ्ट अनसेटिस्फैक्ट्री अकाउंट कंडक्ट को दिखाता है। और कह रहा है हाई टर्नओवर, तो हाई टर्नओवर नेगेटिव साइन नहीं है, यह बिजनेस ग्रोथ का इंडिकेटर है। अगर एक बोरोवर का अकाउंट टर्नओवर कंसिस्टेंटली हाई है तो बैंक इसे पॉजिटिव समझता है, ताकि जब तक सब कुछ पैरामीटर ठीक रहे तो बाकी पैरामीटर ठीक होना चाहिए। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्पस क्रेडिट ऑडिट का पर्पस नहीं है। क्रेडिट ऑडिट का पर्पस कौन सा नहीं है? पहला कह रहा है इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो, तो क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी इंप्रूव करना एक की ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट ऑडिट का। रिव्यू सैंक्शन प्रोसेस एंड कॉम्प्लायंस स्टेटस ऑफ लार्ज लोन, तो सैंक्शन प्रोसेस और कॉम्प्लायंस रिव्यू करना भी क्रेडिट ऑडिट का पार्ट है। फीडबैक ऑन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस का फीडबैक लेना भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। स्टॉक इंस्पेक्शन, ये नहीं है। स्टॉक इंस्पेक्शन स्पेशली क्रेडिट ऑडिट का पर्पज़ नहीं है, या इन्वेंट्री मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो जैसे अगर बैंक को स्टॉक की एग्जैक्ट पोजीशन देखनी है तो स्टॉक इंस्पेक्शन करेगा, क्रेडिट ऑडिट नहीं करेगा। अब देखिए सवाल है कि पर्पज़ ऑफ अपॉइंटिंग बैंक्स नॉमिनी ऑन कंपनी बोर्ड ऑफ बोरोइंग कंपनी इज, ठीक है, तो क्या पर्पज़ है कि हम बैंक के नॉमिनी को अपॉइंट करें ऑन द कंपनी बोर्ड ऑफ बोरोइंग कंपनी? पहला कह रहा है टू कीप अ टैब ऑन द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द बोर्ड। हाँ, नॉमिनी का काम होता है कि कंपनी का इंपॉर्टेंट डिसीजन पर नज़र रखना। फिर कह रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, नहीं, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं। फिर कह रहा है कि टू गाइड द कंपनी फॉर बेटर वर्किंग, गाइड करना भी नहीं होता है। सिक्योरिटीज सेफगार्ड करना ये भी नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर बोर्ड डिसाइड करते हैं कि एक रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो बैंक का नॉमिनी अपनी एडवाइस दे सकता है उस डिसीजन को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि रिसीवेबल की करेक्टनेस डिटेक्ट करने के लिए रिसीवेबल ऑडिट और क्रॉस चेकिंग ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इफेक्टिव है। और बिजनेस डायरेक्शन के लिए हायर लिमिट का डिमांड हमेशा रेड फ्लैग नहीं होता। हाई टर्नओवर अनसेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट का साइन नहीं है। क्रेडिट ऑडिट का पर्पज स्टॉक इंस्पेक्शन नहीं होता बल्कि कॉम्प्लायंस और क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। चलिए, उम्मीद है आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। लाइक करना जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। कैन अ बैंक क्रिएट ए चार्ज ओवर सिक्योरिटी दैट डज नॉट बिलोंग टू आइदर द बोरोवर और द गारंटर? बहुत अच्छा सवाल है। क्या बैंक चार्ज क्रिएट कर सकती है ऐसी सिक्योरिटी पे जो कि नहीं बोरोवर्स को बिलोंग करता है, नहीं गारंटर को बिलोंग करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यस, तो बैंक किसी भी थर्ड पार्टी सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती जो बोरोवर या गारंटर की ना हो। ऑप्शन बी कर रहा है कि नो, यस करेक्ट आंसर। देखिए, चार्ज तभी क्रिएट होता है जब सिक्योरिटी बोरोवर या गारंटर का हो। जैसे अगर बोरोवर के पास एक थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी है तो बैंक उस पर चार्ज नहीं बना सकता अनलेस वो बोरोवर की खुद या गारंटर की प्रॉपर्टी हो, इसीलिए समझे। फिर कह रहा है कि अंडर हाइपोथिकेशन हु रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड। हाइपोथिकेशन का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हाइपोथिकेशन जो है हमारा मूवेबल गुड्स के लिए होता है, राइट। तो हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि बैंक चार्ज क्रिएट करती है लेकिन पोजीशन बोरोवर के पास ही रहता है। तो पोजीशन किसके पास रहता है? बोरोवर के पास रहता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्लेज के अंदर पोजीशन किसके पास रहता है? तो प्लेज जैसे गोल्ड लोन हो गया तो गोल्ड के लोन का जो हाइपोथिकेशन जो प्लेज होता है उसके बोरोवर के पास भी रहता है। तो बैंक का डिसीजन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है, डिपेंड्स ऑन द बैंक डिसीजन। एज पर आरबीआई गाइडलाइन फॉर बोरोवर विद वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट ऑफ 150 करोड़ एंड अबव, व्हाट शुड बी द लोन कंपोनेंट नॉर्मली भी? बहुत सा सवाल है कि जिस बोरोवर का वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट 150 करोड़ से ऊपर है तो उसको दो कंपोनेंट, एक लोन कंपोनेंट कितना होना चाहिए? तो देखिए सही जवाब है 60%, ठीक है। तो लोन का कंपोनेंट मिनिमम 60% होना चाहिए। तो अगर एक बोरोवर का वर्किंग कैपिटल लिमिट मान लीजिए 200 करोड़ है तो लोन का कंपोनेंट कितना होगा? 120 करोड़ होगा। फिर सवाल है कि लोन सिस्टम के अंदर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बोरोवर? मेंटेनिंग अ मिनिमम क्रेडिट बैलेंस इन द लोन अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस का रिक्वायरमेंट लोन सिस्टम में नहीं होता है। फिर कह रहा है कि मेंटेनिंग अ मिनिमम डेबिट बैलेंस इन द लोन अकाउंट, ये सही जवाब है। लोन सिस्टम में मिनिमम डेबिट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। आपको मिनिमम डेबिट बैलेंस मेंटेन करना है। मेंटेन अ जीरो बैलेंस इन द बोथ द अकाउंट, नहीं। और कैश क्रेडिट अकाउंट ओनली मेंटेन द कैश क्रेडिट अकाउंट। कैश क्रेडिट अकाउंट के साथ ही लोन अकाउंट का कॉम्प्लायंस रिक्वायर होता है। तो अगर बोरोवर का लोन 1 करोड़ का है तो उसका मिनिमम डेबिट बैलेंस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होगा।
सवाल है कि बैंक कब टर्म लोन डिसबर्स करती है? एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एट द प्रोजेक्ट कॉम्प्लीसन, एट द एज पर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द डिस्कशन ऑफ द गारंटर। तो देखिए पूरा पैसा प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले डिसबर्स करना हाई रिस्क है, फिर कह रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर तो फिर फंडिंग की दिक्कत आ सकती है, फिर कह रहा है कि रेगुलर इंटरवल पे। यस, ये करेक्ट है। वैन डू बैंक टिपिकली, ये हमने देख लिया। आर कंसोर्टियम बैंकिंग एंड मल्टीपल बैंकिंग द सेम? क्या कंसोर्टियम मल्टीपल बैंकिंग सेम होता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। कंसोर्टियम बैंकिंग में एक ग्रुप ऑफ बैंक मिलकर एक लोन प्रोवाइड करता है, जबकि मल्टीपल बैंकिंग में एक बॉरोवर अलग अलग बैंक से लोन लेता है। डज RBI इनकरेज मल्टीपल और कंसोर्टियम बैंकिंग फॉर स्मॉल लोन? नहीं। RBI स्मॉल लोन में सिंगल बैंकिंग प्रेफर्ड होता है फॉर बेटर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो अगर एक बॉरोवर का लोन अमाउंट 10 लाख का है तो एक सिंगल बैंक से मैनेज करना ईजी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। हाउ मेनी CICs हैव बीन परमिटेड बाय RBI टू फंक्शन? कितने CICs हैं? तो 4 CICs हैं। ठीक है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ 4 CIC का क्या क्या नाम है। एक तो आपका है सिविल, एक है आपका इक्विफैक्स, एक है आपका एक्सपेरियन और एक है आपका CRIF हाईमार्क। इनमें से कौन सा क्रेडिट रिस्क नहीं है? पहला कह रहा है कि अनविलिंग ऑफ ए कस्टमर टू मीट इट कमिटमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद द बैंक, ये तो है। फिर कह रहा है इनएबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू रिम्बर्स द बैंक इन द केस ऑफ इन्वोकेशन ऑफ गारंटी और डिफॉल्टमेंट ऑफ LC। हाँ, ये हो सकता है इनएबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू मीट कमिटमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। लॉस टू द बैंक ड्यू टू फ्रॉड वाला जो लॉस होता है वो हमारा क्रेडिट रिस्क का पार्ट नहीं होता है। कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करेगा? गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉल्टी लोन एंड रिपेमेंट स्ट्रक्चरिंग, ओवर एक्सपोजर ऑफ क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट, लैक ऑफ एफिशिएंट रिकवरी मशीनरी। क्या लगता है? तो एक्सटर्नल फैक्टर जो कि क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करता है वो है ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे टैक्सेशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन या इकोनॉमिक रिफॉर्म डायरेक्टली बॉरोवर की रिपेमेंट कैपेसिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ऑप्शन बी, सी, डी ये सब इंटरनल फैक्टर हैं जो बैंक के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अगर गवर्नमेंट एक सेक्टर को सब्सिडीज देना बंद कर दे तो उस सेक्टर का बिजनेस की रिपेमेंट कैपेसिटी गिर सकती है। इनमें से कौन सा एक इंटरनल फैक्टर नहीं है जो कि क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करेगा? देखिए एक्सटर्नल फैक्टर मैंने क्या बोला आपको? एक्सटर्नल फैक्टर मैंने बोला गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर इंटरनल फैक्टर नहीं है पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन कर रहा है एक्सेसिव लैंडिंग टू साइक्लिकल इंडस्ट्री। तो फिर कह रहा है कि लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग। फिर कह रहा है डेफिशिएंसी इन द लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक। तो ये सब के सब क्या इंटरनल फैक्टर हैं जो बैंक के लैंडिंग प्रैक्टिस और पॉलिसीज़ पर डिपेंड करते हैं। फिर ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ऑफ अदर कंट्री। तो देखिए अगर एक कंट्री अपने इंपोर्ट पर हाई टैरिफ लगा दे तो इंडियन एक्सपोर्ट की रिपेमेंट कैपेसिटी इम्पैक्ट हो सकती है, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इसीलिए कह रहा है प्रोटेक्शनिज्म मेजर ऑफ अदर कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इनमें से कौन सा मैक्रो लेवल एक्शन नहीं है? पहला कह रहा है कि पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द एक्सपोजर नॉर्म फॉर सिंगल एंड ग्रुप। तो मैक्रो लेवल एक्शन कौन सा नहीं है क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, बताइए। पहला कह रहा है पीरियोडिकली रिव्यू ऑफ द एक्सपोजर नॉर्म फॉर सिंगल एंड ग्रुप बॉरोवर। तो फिर कह रहा है इम्प्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड ऑफ द क्रेडिट प्रपोजल, फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ द नॉर्म्स एंड फिक्सिंग इंटरनल लिमिट फॉर एग्रीगेट कमिटमेंट। ये ABC तीनों सही है। डी कह रहा है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन, तो ये नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट, बिकॉज ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ACD सब सही है। बी कह रहा है इंप्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिट अप्रेजल, बी नहीं होगा क्योंकि अप्रेजल स्टैंडर्ड इंप्रूव करना एक माइक्रो लेवल एक्शन है जो इंडिविजुअल प्रपोजल लेवल पर डिपेंड करता है। तो एक मैक्रो लेवल एग्जांपल हो सकता है कि अगर बैंक ग्रुप एक्सपोजर नॉर्म्स रिवाइज करे, जबकि माइक्रो लेवल में एक पार्टिकुलर लोन का डिटेल अप्रेजल इंप्रूव करना होगा। तो इसीलिए माइक्रो और मैक्रो में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। माइक्रो लेवल एक्शन नहीं है। इंप्रूविंग सेंसरिंग, मतलब कौन सा इसमें मैक्रो लेवल ये पूछा जा रहा है। इंप्रूविंग सेंसरिंग एंड डिलीवरिंग प्रोसेस, ऑब्टेंशन ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजल। जहाँ पे इंडिविजुअल आएगा वो तो माइक्रो होगा ही होगा। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द एक्सपोजर लिमिट फॉर बिजनेस इंडस्ट्री सेगमेंट, क्या लगता है डी नंबर होगा इसमें, क्योंकि एक्सपोजर लिमिट का रिव्यू एक मैक्रो लेवल एक्शन है क्योंकि यह एक इंटायर इंडस्ट्री सेगमेंट को कवर करता है। तो एक बॉरोवर का लोन के अगेंस्ट कोलेटरल का ऑब्टेन करना माइक्रो लेवल एक्शन है, लेकिन पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्रेडिट एक्सपोजर का रिव्यू करना ये मैक्रो लेवल है।
फ्रेंड्स, पार्ट 1 के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। मैं समझ जाऊंगा कि आप इसके पार्ट 2 में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।